नमस्कार। आज हम प्रोग्रामिंग की दुनिया की दो बहुत ही प्रभावशाली भाषाओं सी और सी प्लस प्लस की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इनके जो बनाने वाले हैं डेनिस रिची और बियान स्ट्रॉस्ट्रुप, उनके विचारों पर आधारित एक काल्पनिक बातचीत है। अच्छा। मकसद ये है कि समझें कि ये भाषाएं बनी क्यों, इनका आपस में क्या कनेक्शन है और आज भी ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे दो अलग-अलग ज़रूरतें और सोचने के तरीके भी उनसे ऐसी भाषाएं निकलीं जिन्होंने कंप्यूटिंग की नींव रखी है एक तरह से। तो कहानी शुरू होती है 70 के दशक में बेल लैब्स से। डेनिस रिची वहाँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे। तो सी बनाने के पीछे क्या खास वजह थी? मतलब उस वक्त असेंबली थी, बी भाषा भी थी। हाँ, सही कहा। लेकिन देखिए, असेंबली तो हर मशीन के लिए अलग लिखनी पड़ती थी। वो पोर्टेबल नहीं थी। और जो बी भाषा थी, वो एक टाइपलेस भाषा थी। टाइपलेस मतलब वो अलग-अलग तरह के डेटा जैसे नंबर हैं या अक्षर हैं, उनमें ठीक से फर्क नहीं कर पाती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी जटिल चीज बनाने के लिए ये एक बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। तो रिची को एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो मशीन के करीब हो, तेज चले, एफिशिएंट हो, पोर्टेबल हो, मतलब अलग-अलग कंप्यूटर पर चल जाए। और जो ये डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, इनको सही से हैंडल कर सके। उनका फोकस था सादगी और स्पष्टता पर। मतलब प्रोग्रामर को एक पावरफुल टूल देना, सीधा कंट्रोल देना। ओके, और फिर आते हैं बियान स्ट्रॉस्ट्रुप। उनके पास सी जैसा एक शक्तिशाली औजार तो था ही, फिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि नहीं कुछ और चाहिए? यही से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ। बिल्कुल, स्ट्रॉस्ट्रुप उस समय बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने सिम्युला भाषा देखी थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, वो जटिलता को संभालने में, कोड को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद करती थी, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह। लेकिन वो बहुत धीमी थी। अच्छा, स्पीड का इशू था। हाँ, तो वो चाहते थे सी की स्पीड, उसकी एफिशिएंसी और सिम्युला के जो ऑर्गेनाइज करने वाले तरीके हैं जैसे क्लासेस, उनको मिलाना। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा कुछ। बिल्कुल। तो उनका शुरुआती विचार था सी को बेहतर बनाना। उसको पहले सी विद क्लासेस कहा भी गया था। सी विद क्लासेस। लेकिन क्या ये रिची के विजन से अलग नहीं था? मतलब सी की सादगी वाली बात, रिची ने इसे कैसे देखा? नहीं, रिची ने इसे एक लॉजिकल अगला कदम ही माना, ऐसा लगता है। उनका दर्शन था कि प्रोग्रामर पर भरोसा करो, तो अगर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्लासेस जैसी चीज मददगार है तो ठीक है। हाँ, उनकी चिंता बस ये थी कि सी की जो बुनियादी ताकत है, एफिशिएंसी, मेमोरी तक सीधी पहुंच, वो बनी रहनी चाहिए। और स्ट्रॉस्ट्रुप ने इसका ध्यान रखा। हाँ, और यहीं पर स्ट्रॉस्ट्रुप का वो जीरो ओवरहेड सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। जीरो ओवरहेड सिद्धांत, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि C++ में आप जिस फीचर का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए आपको परफॉर्मेंस में कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अच्छा। मतलब अगर आप C++ का कोई एडवांस्ड फीचर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ C जैसा कोड लिख रहे हैं, तो वो लगभग C जितना ही तेज चलेगा। ओके, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। हाँ, C++ का मकसद C को रिप्लेस करना नहीं था, बल्कि बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए एक और रास्ता देना था जहां ज्यादा स्ट्रक्चर और एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। एब्स्ट्रैक्शन यानी जटिलता को छुपाना। बिल्कुल। और C++ में C के साथ कंपैटिबिलिटी रखना कि C का कोड C++ में चल जाए, ये भी एक बड़ा फैसला था। इसके फायदे नुकसान दोनों हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रॉस्ट्रुप मानते हैं कि कंपैटिबिलिटी ने शुरू में बहुत मदद की। C का इतना बड़ा कोड बेस था, इतने सारे प्रोग्रामर्स थे, हाँ, वो तो है। तो उनको C++ अपनाना आसान हो गया। लेकिन हाँ, इसकी वजह से C की कुछ पुरानी चीजें, कुछ पेचीदगियां भी C++ में आ गईं। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ था। समझ गया। रिची के हिसाब से भी C++ की जो जटिलता है, वो इसलिए है कि वो एप्लीकेशन की जटिलता को संभाल सके, न कि सिर्फ भाषा को जटिल बनाने के लिए। राइट। और स्ट्रॉस्ट्रुप भी मानते हैं कि जो नई चीजें आई, टेम्पलेट्स हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, वो मजबूत और मेंटेनेबल कोड लिखने में मदद करती हैं। आज भी हम देखते हैं सी तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में, मतलब हर जगह है। और C++ गेम्स में, फाइनेंस में, बड़े एप्लीकेशंस में। क्या इन लोगों ने, रिची और स्ट्रॉस्ट्रुप ने, सोचा था कि इनकी भाषाएं दशकों बाद भी इतनी चलेंगी? देखिए, रिची के विचारों से तो लगता है कि उन्हें उम्मीद थी सी काम की चीज साबित होगी, लेकिन शायद इतना जबरदस्त और लंबा चलने वाला असर
वो शायद अप्रत्याशित था। हम्म, ये दिखाता है कि एक अच्छा फ्लेक्सिबल टूल मिल जाए तो लोग उससे कमाल की चीजें बना सकते हैं। सही बात है। और स्ट्रॉस्ट्रप भी C++ की सफलता और उसके लगातार विकास से खुश हैं। वो मानते हैं कि भाषा को जिंदा रखने के लिए उसका विकसित होते रहना जरूरी है। जैसे स्टैंडर्ड कमेटी नए फीचर्स लाती रहती है। भाषा एक जीवित चीज की तरह है। हाँ बिल्कुल, बदलते माहौल के साथ उसे भी बदलना पड़ता है। तो अगर हम प्रोग्रामर्स के लिए कुछ सलाह की बात करें तो रिची का सार क्या था? उनका तो सीधा था, चीजों को सरल रखो, मशीन को समझो और साफ कोड लिखो। और स्ट्रॉस्ट्रप? स्ट्रॉस्ट्रप कहते हैं कि अच्छे कोड के जो सिद्धांत हैं कि कोड सही हो, मेंटेन करना आसान हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो, उन पर सोचो। अपने टूल्स यानी भाषाओं को गहराई से सीखो और उनके पीछे की फिलॉसफी को समझो कि वो क्यों बनी, कैसे बनी। तो हमने देखा कैसे सी ने एफिशिएंसी और डायरेक्ट कंट्रोल की नींव रखी और C++ ने उसी नींव पर खड़े होकर कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने के लिए एब्स्ट्रैक्शन की एक परत जोड़ी। हाँ। दोनों अलग-अलग जरूरतें पूरी करती हैं पर एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और आज भी कंप्यूटिंग की दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि अगर भाषाएं वाकई जीवित चीजों की तरह विकसित होती हैं, जैसा स्ट्रॉस्ट्रप ने कहा, तो प्रोग्रामिंग के दर्शन में, फिलॉसफी में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा नया तरीका आएगा जो एफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्शन और जो हम इंसान हैं, हमारी समझ, इनके बीच आज से भी बेहतर बैलेंस बना सके? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल।